जी बिल्कुल। MND में बेसिकली हम न्यूट्रिशन थेरेपीज यूज कर रहे हैं। इसमें हम अपनी न्यूट्रिशनल ट्रिक्स और न्यूट्रिशनल नॉलेज को यूज करते हुए किसी भी पैथोलॉजिकल स्टेट या किसी भी डिजीज को हम क्योर कर रहे होते हैं। अब हम बात जो हमारा टॉपिक है मेन वो डायबिटीज है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज की। MND बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड की जाती है। MND बेसिकली बहुत सारे ग्रुप्स के लिए होती है। ठीक है। MND की बहुत सारी अप्रोचेज हैं। MND की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। MND के अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हैं जो यूज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं जो इसके अंदर अप्लाई की जाती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज और प्री डायबिटीज को, सिर्फ जो लोग MND के रिस्क पे हैं। ठीक है। इसके सबसे पहले हम गोल्स देखेंगे कि MND के गोल्स, कि हम लोग डायबिटीज और प्री डायबिटीज वाले जो लोग हैं उनकी MND कर रहे हैं तो हमारे उनके गोल्स क्या होंगे। सबसे पहला तो जो हमारा गोल होगा वो ये होगा कि हेल्दी फूड्स को प्रमोट करें। ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल को, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट किया जाए, वेट लॉस को प्रमोट किया जाए और डायबिटीज के को कंट्रोल करने के लिए जो जो अप्रोचेज हैं उनको प्रमोट किया जाए। इसके बाद ये कुछ और गोल्स हैं जो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ग्लूकोज, लिपिड और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल या नॉर्मल के नजदीक रखना। ठीक है। ये एक गोल है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसका जो ग्लूकोज लेवल है, लिपिड्स, डिसलिपिडीमिया से प्रिवेंट करना और हाइपरटेंशन से प्रिवेंट करना होता है। ठीक है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस है उनकी उनको डेवलप होने का जो रेट है, उसकी जो डेवलपमेंट का जो रेट है उसे स्लो डाउन करना है। ठीक है। तीसरा गोल है कि जो हमारा इंडिविजुअल है उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है, उसकी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसको देखते हुए, सोशल नॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है उसे फुलफिल करना है। ठीक है। उसके बाद है मेंटेनिंग प्लेयर बाय ओनली लिमिटिंग फूड चॉइसेस, के खाने का जो मजा है वो बरकरार रहना चाहिए, हालांकि हम खाने को बेशक कम करते जाएं। खाने के अंदर वैरायटी लेके आए। ठीक है। साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करें किसी भी चीज को देने के लिए। अगर हम किसी चीज को अगर हम मैं अक्सर लोग डैश डाइट में हाई पोटासियम डाइट रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरी जो डाइटरी अप्रोच है, मैं कभी भी हाई पोटासियम डाइट नहीं रिकमेंड कर रहा होता, क्योंकि हाई पोटासियम टैकीकार्डिया को इंड्यूस करवा देता है। इस तरह से मैं जो हाई पोटासियम कभी भी नहीं रिकमेंड करता, मैं मॉडरेट पोटासियम हमेशा लेके चलता हूँ। इसके बाद है MND। अगर हम डायबिटिक पेशेंट की करें तो एक टेस्ट होता है HbA1c का, जिसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 60 है, लेकिन इसका 1 to 2 पॉइंट भी बिल्कुल बिल्कुल शार्प है, जिस पे पता चल जाता है कि पेशेंट टाइप 1 में फॉल कर रहा है, टाइप 2 में फॉल कर रहा है। सर MND ये करने से 1 to 2% जो है इसकी वैल्यूज डिक्रीज होती हैं और LDL की 15 से 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वैल्यूज डिक्रीज कर रही होती हैं। जी कोई क्वेश्चन आ रहा था? सर ये कौन सा टेस्ट है जो आपने पीछे बताया, मतलब पीछे जो आप टेस्ट बता रहे थे, जरा बताएं कि ये किस लिए करवाया जाता है, जरा ये भी चीज क्लियर करें। HbA1c एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो रन किया जाता है डायबिटीज के लिए। BSR, BSF और BSR, ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर रैंडम, ये जितने भी हैं, BGL, ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये जितने भी टेस्ट हैं ये तो सिर्फ इंस्टेंट देख रहे होते हैं कि एट द टाइम बीइंग कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है इन द ब्लड। लेकिन जो एक बंदा है उसका हमने डायग्नोज करना है। एक बंदा वो मीठा खा के चला गया, वो टेस्ट करवाने चला गया, तो जाहिर सी बात है उसका BSR जो है वो ज्यादा आएगा नॉर्मल से। तो हम इस बेस पे तो हम कभी भी डायग्नोज नहीं करेंगे कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। इसलिए हम एक टेस्ट करवाते हैं जो HbA1c का होता है। इसके अंदर आपको वेड अमाउंट में ग्लूकोज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद पहले उससे टेस्ट किया जाता है फास्टिंग में, उसके बाद 2 आवर्स के बाद टेस्ट किया जाता है। बेसिकली आपकी ग्लूकोज की एब्सॉर्बिलिटी को देखा जा रहा होता है HbA1c में। ठीक है। और इसके बाद LDL, लिपिड प्रोफाइल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमसे कह रहे होते हैं, लेकिन जो है ये
इसके जो लेवल्स हैं, अगर हम एमएनटी प्रोवाइड करें तो 15 से 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डिक्रीज होते हैं। जी समझ आ गई? जी सर, आगे समझ। जी, इसके बाद है कुछ हमने डिवाइड किए हुए हैं, ईट मोस्ट, ईट मॉडरेटली, ईट लीस्ट। कोई मुझे बता सकता है कि डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा हम क्या प्रोवाइड करेंगे? कौन सी चीजें वो ज्यादा खा सकता है, कौन सी मॉडरेटली और कौन सी हाई? एनीवन, कोई भी मुझे अगर बताना चाहिए। सर जो हाई फाइबर डाइट होती है। बिल्कुल होती है हाई फाइबर डाइट। लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनको ऐड करते हैं। जी, और इसमें तो आपने सिर्फ एक तो डाइटरी अप्रोच है हाई फाइबर डाइट, दूसरा एक फूड ग्रुप को हमने, दो फूड ग्रुप को टारगेट किया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पायरामिड के अंदर जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उन सबको लेके चलना होता है इसमें, ठीक है। सर लो फैट डेयरी प्रोडक्ट देते हैं, फैट को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा हम अगर कार्ब्स की तरफ जाएं तो होल व्हीट प्रोडक्ट देते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इसमें सबसे पहले अगर जो हम देखेंगे ईट मोस्ट, हम कौन सी चीजें ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, वो वेजिटेबल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल्स है इसका मतलब वेजिटेबल्स नॉन स्टार्ची भी होती है, जो स्टार्ची होती है उनको हम स्टार्च में इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद लेग्यूम्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, लेंटिल्स आल्सो इन मीट प्रोडक्ट्स, नूडल्स, नूडल्स हमारी स्टार्च में आ गई, राइस, ब्रेड, ग्रेन्स, बार्ले, होल ग्रेन सीरियल्स, फ्रेश फ्रूट, नॉन स्वीट, के जो मीठे नहीं होते वो फ्रूट भी हम जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है हम उनको इसमें ऐड करते हैं, जो हम ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। सर इसके हम बाद हम राइस बात को करते क्यों कहेंगे कि हम इसको ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं? आपका जो राइस है वो मोस्ट कॉमनली मिडल ईस्ट और ईस्ट, जो आपका एशियन जो है खिता, उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और ये एक अच्छा सोर्स है फाइबर का और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का, इसलिए हम इसे स्किप नहीं कर सकते। हम इसकी कुकिंग प्रैक्टिसेस और इसको कंज्यूमिंग प्रैक्टिसेस जो है हम उनको चेंज कर सकते हैं। हम राइस ब्राउन राइस कर लेंगे, लोग पॉलिश राइस नहीं करेंगे, जो होते हैं वो हम दूसरे यूज करेंगे पॉलिश की इंस्टेड। लेकिन सर हम इसको डेली बेसिस पे तो यूज नहीं कर सकते, चाहे ब्राउन राइस यूज करें। इसमें से कुछ भी डेली बेसिस पे नहीं जाएगा। जी जी, वो वीक में 2 टाइम्स, 1 to 2 टाइम्स हाँ, पर जब भी हम वीक। प्लान बनाते हैं डायबिटिक पेशेंट का, तो हम 7 डेज प्लान ही बना रहे होते हैं, कभी भी 1 डे प्लान नहीं जाता पेशेंट को। जी 1 डे प्लान एक नॉर्मल पेशेंट या कोई ऐसा पेशेंट जो के हॉस्पिटल में एडमिट है उसे 1 डे जा रहा होता है, लेकिन जब आपके पास कोई ओपीडी में पेशेंट आता है आप उसे 7 डेज प्लान देती हैं, और उसमें आप 7 के 7 दिन में उसकी वैरायटी डाल रही होती है, इंक्लूड कर रही होती है। इसके बाद आ जाता है ईट मॉडरेटली में फिश, सी तो फूड्स, एग। सर राइस को ईट मोस्ट में ही रखा जाएगा? ये जो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग रखा गया है कि हमारी जितनी नीड्स हैं, क्योंकि हमारी एक बॉडी स्ट्रक्चर है, हम कौन सा हॉलैंड में रह रहे हैं जहाँ पे जिनकी स्टेपल फूड पोटैटो है, वी आर लिविंग इन द पाकिस्तान के, हमारी जो स्टेपल फूड है वो रोटी है, व्हीट फ्लोर हम मोस्टली यूज करते हैं, और चावल हम सेकंड ऑप्शन पे रखा हुआ है हम लोगों ने, और कुछ लोगों का तो वो भी फर्स्ट ऑप्शन पे होता है, रोटी दूसरे नंबर पे होती है। जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर इसलिए फिर राइस डॉक्टर मना क्यों राइस हम करते हैं? मिक्स अक्सर डायबिटीज पेशेंट को मेरी बात बिल्कुल सुने, ही मना कर देते हैं। मेरी बात सुने, एमबीबीएस ने न्यूट्रिशन की एन भी नहीं पढ़ा होता, ठीक है, उनको पता होता है कि न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में, लेकिन उनकी बला जाने वो क्या होता है, ठीक है। इस सही। काम के लिए हम है वो कभी भी नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। आपने कभी देखा है किसी अगर कोई, जहाँ पे मैं हूँ वहां पे तो कोई डॉक्टर करके तो देखे, फिर एक पूरा डिपार्टमेंट है डाइटिशियन का, जी ये ऐसे
अपनी जो फील्ड है उसको कभी भी दूसरों को उसके अंदर घुसने नहीं देते। इसके बाद है ईट मॉडरेटली। स्किनलेस जितनी भी चीजें आती हैं हमारे पास वो हम मॉडरेट में रखेंगे। कुछ जितने भी फैट के सोर्सेज, मीट के सोर्सेज हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू जो हमारा हमने अभी क्लास डिस्कस की है ईट मोस्ट वाली, उसके कंपैरेटिव में जो हमें जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम उनको मॉडरेट में रखते हैं, और जो उनसे ज्यादा जल्दी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको हम ईट लेस में रखते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज लेवल है उसे स्पाइक कर दे। सर आवाज कट हो रही है। बाकी किसी को कोई इशू आ रहा है आवाज का? नो सर। नो सर। फिर नो सर। जी नेहा, फिर आपका इंटरनेट इशू आ रहा है कोई? अच्छा, इसके बाद है प्लेट मेथड वर्क्स वेल फॉर द फॉलोइंग, कि हम कौन से मेथड्स यूज करें कि जो हमारा डायबिटिक पेशेंट है वो जरा बेटर फील करे। सबसे पहले ईट 3 मील्स अ डे, कि दिन में 3 मील्स रखें, ठीक है, और उसमें स्नैक्स भी ऐड करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पोलीफेजिया की कंडीशन के बंदे को बार बार भूख लग रही होती है डायबिटिक पेशेंट को, और जितने ज्यादा मील्स रखेंगे, फ्रीक्वेंट मील्स हम इसीलिए रख रहे होते हैं। लो लिटरेसी लेवल और हैव कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे सामने आदमी बैठा है वो इतना हाई फाई नहीं है, ठीक है, उसके जो लेवल है उसको मीट करते हुए हमने उससे ये नहीं कहना कि आपने स्लाइस लेने ब्रेड, आप एक गांव में से आके आप एक बंदे को इस तरह की चीजें स्क्रैम्बल्ड एग कीवर्ड यूज करें, ठीक है, एवोकाडोस रिकमेंड करते हैं, ब्रोकलीज ऐड करते हैं, ठीक है, बिल्कुल फैंसी चीजें हम उसे ऐड करते हैं, बंदा गांव से उठ के आया हुआ है तो फिर वो क्या करेगा हमारी तरफ, वो फिर प्लान फॉलो नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखना है कि वो बंदा कहाँ से आया है और वो कहाँ किस किस चीजों तक उसकी एक्सेस इजीली है, ठीक है, और ये भी रखना और देखना होता है कि उसकी एज क्या है, क्या उसे वेट लॉस अगर करवाना है तो वो भी माइंड में रखना है, अगर उसका वेट गेन करवाना है वो भी माइंड में रखना है, और कुछ चीजें अगर उसे हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, अगर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है तो हम ये भी अप्रोच यूज करते हैं। इसके बाद ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि यूज होती है। अगर हम हाफ कप को लेके, अगर कोई हाफ कप लेना है हम लोगों ने, तो अपनी जो रिस्ट है उसे टाइट फिस्ट, हाफ कप की इक्वल होती है हैंडफुल, 1 कप, palm 3 ounces, 1 ounce is equal to 28 grams, thumb और 2 tablespoon और 1 ounce, ठीक है, ये 30 grams या 28 ग्राम, थंब टिप 1 टीस्पून इक्वल होता है, ठीक है। स्लाइड्स आप सबको मिल जाएगी। और एक मेरी बात और याद रखें कि इसके एंड में आप लोगों की जो असेसमेंट होगी वो आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर मेंशन की जाएगी, इस तरह का आपका बिहेवियर होगा, जो आपकी अटेंडेंस होगी वो आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर मेंशन की जाएगी नंबर्स के साथ, आपके मार्क्स काउंट होंगे इसके एंड में। इसके बाद कुछ जो मेजर ग्रुप्स हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स हम 50 से 55% हमारी टोटल एनर्जी नीड्स इसमें रहना चाहिए, जिसमें सुक्रोज लेस देन 10% होना चाहिए, इनके जो शुगर है। फैट की हम बात करें तो वो 30%, और जो सैचुरेटेड फैट है वो 10% से कम ही होना चाहिए, और प्रोटीन 15 से 20% होना चाहिए। अब मैं चौथा भी एक इसमें ऐड करता हूँ मिसलेनियस का। मैंने कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स 55 पे नहीं लेके गया, मैं हमेशा डायबिटिक पेशेंट का 45 रखता हूँ, फैट 20, प्रोटीन्स 15, और जो डिफरेंस आ रहा होता है वो अराउंड 20 का आ रहा होता है, 20% का 100 में से, ठीक है, तो वो मैं मिसलेनियस में इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ उस पेशेंट का जिसका वेट लॉस की जरूरत है, और पहले कैलकुलेशन में 500 कैलोरीज उड़ा देता हूँ और उसके बाद 20% टोटल में से भी मिसलेनियस में करके उड़ा देता हूँ। इससे ये एक अच्छी
अप्रोच यूज होती है कि आप जल्दी पेशेंट को वेट लॉस की तरफ लेके आते हैं और वो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मेंटेन होने लग पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने साल्ट की। साल्ट इनटेक जो है लेस देन 6 ग्राम अ डे फॉर दोज विद हाइपरटेंशन। मुझे बताएं अपना साल्ट का आरडीए क्या है, सोडियम का। सर 1500 और अपर लिमिट जो है ना वो 300। 1500 फाइव श्योर 200 mcg। माइक्रोग्राम्स नहीं है, माइक्रोग्राम्स में नहीं है। दोबारा कोई और कोशिश करे। जल्दी बताएं मुझे। 2300 मिलीग्राम से 2500 मिलीग्राम तक याद रखें। हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए 1500 मिलीग्राम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जी बिल्कुल विशा साहब ने 2300 मिलीग्राम बता दिया, लेकिन यहाँ पे हम 6 ग्राम यानी कि 6000 मिलीग्राम करें। अब ये सारा एब्जॉर्ब भी नहीं होता, ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन पे भी इफेक्ट आता है, इसलिए हम 600 मिलीग्राम तक अलाउ करते हैं जिनको हाइपरटेंशन लेस देन 6000 मिलीग्राम जिनको हाइपरटेंशन है, ठीक है, ये सारा एब्जॉर्ब भी नहीं होता। हाई डाइटरी फाइबर इनटेक फॉर द पर्सन विद डायबिटीज। तो मेरे बता सकता है हम फाइबर क्यों इंक्रीज करते हैं? सर आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है, बार बार डिस्टॉर्ट सर हो रही है। काइंडली दोबारा पूछिएगा, सवाल की समझ नहीं आई। मैं पूछ रहा हूँ कि दूसरा जो पॉइंट है वो है हाई डाइटरी फाइबर इनटेक। कोई मुझे बता सकता है कि हम हाई फाइबर क्यों यूज करते हैं? सर क्योंकि जो डायबिटीज के पेशेंट है, आपने बताया था कि उनको बार बार जो है वो भूख लगती है, तो ये फाइबर जो होता है जो हम देते हैं तो वो जब उसका स्टमक जो है वो उसको करने में टाइम लेता है। तो हाई डाइटरी फाइबर एक तो ये हो, या फिर ये हो सकता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनका वेट भी ज्यादा होता है, तो फाइबर जो है वो वेट कम करने में। फाइबर जो है वो उसकी डाइजेशन जो है वो स्लो होती है। स्लो डाइजेशन की वजह से जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो स्लोली डिफ्यूज हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है ब्लड में, और जो ब्लड लेवल्स हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स वो अचानक स्पाइक नहीं करते। यही एक रीजन है कि हम फाइबर इंड्यूस करवाते हैं डाइट। मैनेजमेंट अगर हम देखें डायबिटीज मेलाइटिस की, तो सबसे पहले कुछ डिजीजेस हैं जो कि डॉक्टर्स हाथ खड़े कर जाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रीनल, सीवीडीज, इस तरह की जो डिजीजेस हैं ये सारी डाइटिशियंस के पास मोस्ट प्रोबेबली आ रही होती है। इसमें जो अप्रोच यूज होती है सबसे पहली जो है वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के, आप उसे डाइट कैसे दे रहे हैं, उसका फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक है। उसके बाद ऑरल एंटी डायबिटिक थेरेपी, फार्माकोपैथी, और तीसरे नंबर पे इंसुलिन आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एमएनडी की, टाइप 1 डायबिटीज की, कि जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट आ जाती है, उसकी हम एमएनडी कैसे प्लान करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो इंसुलिन की थेरेपी है वो हम उसके फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है इंसुलिन के, तो हम लाजमी फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी के बाद हाइपोग्लाइसीमिया भी हो रहा होता है, और इंसुलिन के लगाने के बाद भी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है, और ये दोनों चीजें हम अकाउंट कर रहे होते हैं कि आइदर दे आर वर्किंग वेल टुगेदर और नॉट। अगर हम इनको बिल्कुल साथ रख के चलेंगे कि हम इंसुलिन खाने के फौरन बाद देंगे, खाने के पहले देंगे। इसके बाद बात करते हैं इंसुलिन की कुछ टाइप्स हैं जो कि एक मेंशन की गई है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन,
जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है ये एक जल्द असर दिखाती है फौरन। अगर किसी का लेवल स्पाइक किया हुआ है अबाउट 400 450, हम उसे रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन है वो रिकमेंड करते हैं। इंसुलिन पंप्स यूज हो रहे होते हैं। इंसुलिन पंप यूज कर रहे होते हैं। इसमें हम इंसुलिन जो पंप है वो बार बार आपको इंसुलिन जो है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप बस पंप पे लगाते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर साथ अटैच होता है। इंसुलिन के कुछ पैचेस आ रहे होते हैं जो कि लग रहे होते हैं, ठीक है। इंसुलिन के अकॉर्डिंग अपने मील और स्नैक्स को एडजस्ट करते हैं और हम कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग भी कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल है उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक एक दिन कैसा है, अगले दिन डे टू डे देख रहे होते हैं, ठीक है। डे टू डे यानी कि अगर आज वो किसी इवेंट है उस पे गया हुआ है तो तब उसकी इंसुलिन कैसी रहेगी, और अगर वो नॉर्मल रूटीन में है तो तब उसकी इंसुलिन कैसी रहेगी, और किस टाइम पे कितने यूनिट्स जाएंगे और कितनी फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, ठीक है। और जो जितनी भी इंसुलिन थेरेपीज हैं वो सारी प्लान की जाती हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटली प्लान की जाती है पिछली स्टडीज और पिछले पेशेंट के बिहेवियर पे एविडेंस पे हम इसे कर रहे होते हैं। जी कोई क्वेश्चन अभी तक मुझे बता दो अगर है कोई। सर ये लास्ट स्लाइड में आपने एक वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का पॉइंट डिस्कस किया, वो काइंडली दोबारा जरा बता दें। हाँ जी, वो आगे आ रही है इंसुलिन की जितनी भी टाइप्स है ना, वो लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे, वो आप बेफिक्र करें, ये सिर्फ एक इसके अंदर था पॉइंट, बाकी वो आगे जाके पूरी टाइप्स है वो हम उधर जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सर टाइप 1 का जो पेशेंट है उसको यानी हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाना उसका कैसे होता है, यानी शुगर जो उसकी डाउन टाइप 1 कैसे हो का, जाएगी, यानी अगर आप उसे इंसुलिन ज्यादा लगा रहे हो, इंसुलिन लगा इस दी वजह है से। पेशेंट, इंसुलिन ज्यादा लग गई है या इंसुलिन लग गई है पेशेंट ने खाना नहीं खाया, पेशेंट जाहिर सी बात है हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। ओके सर ये जो प्लान्ड एक्सरसाइजेज होती हैं तो इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि पेशेंट को रिकमेंड मतलब की जाती हैं प्लान्ड में भी, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? प्लैंड एक्सरसाइज में सबसे पहले वॉकिंग प्रेफर की जाती है, ठीक है। प्लैंड का जो वर्ड है इसका मतलब है कि इंसुलिन को और उसके मील को और एक्सरसाइज को प्रॉपरली प्लान किया जाए। जी ठीक है सर। इसके बाद हम देखते हैं टाइप 2 की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या, एमएनटी की जो स्ट्रेटजी है टाइप 2 डायबिटीज में वो क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अपना जो लाइफस्टाइल है उसे कैसे चेंज किया जाए, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस इनटेक ऑफ एनर्जी, जो हमारी एनर्जी इनटेक है उसे कंट्रोल में रखना है, ठीक है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड्स उनको भी कंट्रोल में रखना है क्योंकि जो इनकी बैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं होती और ये जाके थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और कैंसर की तरफ भी ये प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम अपना कोलेस्ट्रॉल भी देख रहे होते हैं, सोडियम के लेवल्स को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं टू इम्प्रूव ग्लाइसीमिया, डिस्लिपिडीमिया एंड ब्लड प्रेशर। ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम ये सारी चीज़ें काउंट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम प्लाज्मा ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं जिसमें बीएसआर, बीएसएफ और बीएसएल क्यूमुलेटेड वो यूज होता है ब्लड शुगर लेवल के जो जिसमें बीएसआर और बीएसएफ दोनों आ जाते हैं, ठीक है। कि हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि खाना खाने के बाद कितनी शुगर जा रही है, सुबह मॉनिटर कर रहे हैं, शाम मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हमारे स्पाइक तो नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें हम मेडिकेशन भी देख रहे होते हैं, मेडिकेशन के बाद क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ तो नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें हम जो हमारी डायबिटीज है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है
इसके बाद सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च, ठीक है, और ग्लाइकोजन, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन सब का मेटाबॉलिज्म, इन सब का स्टेइंग टाइम इन द स्टमक, इन सब के सोर्सेज, ठीक है, उन सोर्सेज के जितने भी हमारे उसकी डाइसेक्शन करके हमारे पास जो जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उन सबको हम देख रहे होते हैं कि डायबिटीज में जो पेशेंट को जो भी कुछ जा रहा है वो क्या जा रहा है। मैं बेसिकली मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर पेशेंट कुछ खा रहा है तो वो क्या खा रहा है, ठीक है, उसके अंदर कितना, हम चीज को वे करने की बजाय चीज को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अपने साथ एक वेइंग स्केल रखा हुआ, आपको पता होना चाहिए कि ये पेशेंट ने इतने स्पून खा लिए, इतने ग्राम जिसके अंदर ये चीज चली गई है, ठीक है। हम कुछ भी चीज पेशेंट को नहीं रोकते लेकिन लिमिट कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक चीज उड़ा नहीं देते उसकी जिंदगी में से। हम कार्बोहाइड्रेट्स को मॉनिटर करते हैं कार्ब काउंटिंग से, एक्सचेंज लिस्ट से, एस्टिमेट कर रहे होते हैं, और कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि जो ग्लाइसीमिया को, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर रहे होते हैं और ग्लाइसेमिक कंट्रोल में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुक्रोज काउंटिंग। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सुक्रोज है वो टेबल शुगर को कहते हैं, सॉरी ये तो नहीं बताया था, ये मैंने आपको बताया था कि जो सुक्रोज के लेवल्स हैं हमारी डाइट के अंदर वो लेस देन 10% होने चाहिए ऑफ टोटल एनर्जी। यानी कि अगर एक पेशेंट को 2000 किलो कैलोरी रिक्वायर है तो जो उसकी सुक्रोज से एनर्जी जा रही है वो 200 कैलोरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 200 से कम होनी चाहिए, ठीक है, ये मॉनिटर करना होता है। सुक्रोज जो है वो मील्स में ऐड होता है फॉर स्वीटनिंग, ठीक है, इसके लिए हम और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लाइसेमिक लोड भी देख रहे होते हैं हम और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो किसी भी चीज का वो एक फॉर्मूले से हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह शो कर दूंगा। पहले तो कोई मुझे ये बता सकता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? सो द पोटेंशियल होती है, मतलब जो भी फूड आइटम हम ले रहे हैं वो हमारे ब्लड शुगर को जो है वो किस हद तक स्पाइक करता है। जी बिल्कुल, कि खाने किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद उसका हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट होगा हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे, हमारा ग्लाइसीमिया का जो एक नॉर्मल रेंज आ रही है वो कितनी स्पाइक करेगी या वो किस तरफ फॉल करेगी, ठीक है। ये बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये मुझे मिला, मैंने कहा आपको ऐड कर दो, काम आ सकता है कभी भी जिंदगी में। वैसे इतना यूज तो हम लोग नहीं करते क्योंकि हमारे पास हर चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रेजेंट है। बाकी कुछ लिस्ट हैं जिसमें हमारे पास हाई ग्लाइसेमिक फूड्स, लो ग्लाइसेमिक फूड्स और मॉडरेट ग्लाइसेमिक फूड्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ लिस्ट्स होती हैं जो बनाई हुई है, ये टीचर्स खुद भी बनवाते हैं, मैंने भी बनाई थी, ठीक है। वो मैं एंड पे देखूंगा कि आप लोगों से बनवानी है क्या आप लोगों को प्रोवाइड करनी है, वो एंड पे देखा जाएगा। इसके बाद फाइबर एंड डायबिटीज। फाइबर मेन कंपोनेंट डाइट का, प्रिवेंटिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड आल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम डायरिया। It is also very important for the health of our gut। हमारी जो गट है उसका जो माइक्रोफ्लोरा है उसकी हेल्थ के लिए भी फाइबर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइबर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, इसका 1 ग्राम 2 किलो कैलोरीज भी प्रोवाइड करता है। Approximately half of the energy provided by the 1 gram of कार्बोहाइड्रेट है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट लेकिन ये बाकी स्टार्चेस से थोड़ी कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जी इसकी जो डेली नॉर्मल
एक ह्यूमन बीइंग को जितना इसका आरडी है वो 25 से 30 ग्राम डेली रिकमेंडेड है कि इतना कंज्यूम करना है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रेगुलेट रहते हैं, इससे आपके जितने भी गट इश्यूज हैं वो सारे, इलियस का है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, क्रोन डिजीज है, ये सारे जो है ये प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद है कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मैनिटॉल, xylitol, isomalt, लेसिटॉल, हाइड्रोजनेटेड स्टार्च, हाइड्रोलाइजेट, सुक्रालेज, ठीक है, सैकरीन, एसिसल्फेन के, ये सारे जितने भी हैं, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, सारे यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारी किडनी का लोड इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन और हम इतना ज्यादा इनको रिकमेंड भी नहीं करते, फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेशन नहीं होती इनकी। मोस्ट कॉमनली सुक्रालेज ही रिकमेंड किया जाता है, जो सुक्राल की फॉर्म में मिल रहा होता है, लेकिन हम वो भी इतना नहीं रिकमेंड करते क्योंकि वो भी किडनी पे लोड काज करता है। इसके बाद ये फिर से कुछ रिकमेंडेड, जी बोले। एफडीए की तरफ से कुछ जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर अप्रूव्ड है, लाइक एस्पार्टेम और ग्लूटिन, सैकरीन, सुक्रालोज, क्या उन किसी को भी नहीं रेकमेंड करते ज्यादा? सल्फेन, पोटेशियम, ये 5 अप्रूव्ड है। जी मेरी बात सुनो कि जो हमारा जितना भी आता है ये सारे जो सेकरीन है वो यूएसडीए में बैन है, लेकिन एफडीए ने बाकी सब में अलाउ किया हुआ है, तो ये तो बाइसनेस है, ठीक है। यूएसडीए में अगर वो बैन है तो वो किसी रीजन से बैन है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक अल्सरेशन का काज कर रही होती है, ठीक है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं होती until और सर a limited extent। स्टेविया के बारे में सर क्या ख्याल? मुझे इतना वर्ल्ड वाइड कोई आइडिया नहीं है, यूएसडीए का मेरे माइंड में था कि वहां पे बैन है सेकरीन, लेकिन जो पाकिस्तान में कुछ भी चीज अगर बैन भी होती है वो भी अवेलेबल होती है। स्टेविया सर, स्टेविया जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। स्टेविया, हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया समझा, स्टेविया नहीं, जो स्टेविया है वो भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये नेचुरल स्वीटनर है, ये भी रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। एक लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि नेचुरल अकरिंग भी हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक है, क्योंकि जितने भी हम खाना खा रहे हैं सारा नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। कोई भी लेबोरेटरी में तो नहीं ना प्रिपेयर हो रहा है कि किसी ने कोई कुछ मैजिक किया और वहां पे जाके जी एग प्लांट या कोई टोमेटोज या कोई कैप्सिकम बन गई, ये सारा नेचुरली अकरिंग है। लेकिन उसमें फिर देखा जाएगा कि इसकी कितना रिकमेंडेड है कि इतना ही यूज करना है, क्योंकि हर जो चीज अंदर जा रही है वो या तो किडनी एक्सक्रीट कर रही है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ठीक है। ये ना हो कि हम स्टेविया, कैवा रूट या इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा यूज करें और वो हमारी किडनीज खराब कर दें। कैवा रूट एक चीज है जो कि यूज की जाती है और ये एक जो जॉन्डिस वो काज करती है। कैवा रूट बेसिकली एक टी में यूज होता है और ये जॉन्डिस का भी काज बनता है। ऐसे ही हर चीज के कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स भी होते हैं जी। लेकिन सर जो हम डेली जो यूज करते हैं शुगर, यानी नॉर्मली जो घर पे यूज करते हैं, अगर उसको कंपेयर किया जाए स्टेविया के साथ, तो बेटर यानी नॉर्मली यूज करने के लिए एक नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अगर हम बात करें? सुक्रोज। ओके, सुक्रोज इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नॉन डायबिटिक, क्योंकि सुक्रोज जो है उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है। आपको पता है स्टेवा का जो स्टेवा आपका जो है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? यही बात है कि उसका एंड प्रोडक्ट का हमें पता ही नहीं है, वो हमारी बॉडी में जाके किसी भी फ्री रेडिकल के साथ जाके बाइंड कर दे, फिर क्या करेंगे हम, ठीक है। एक एक्सटेंट तक यूज करना किसी भी चीज को हमेशा सेव होता है, ठीक है। ये कुछ कंसेंसस गाइडलाइंस हैं, ये आप देख लें। अगर यहाँ से कोई चीज पूछनी है तो मुझसे पूछ लें। मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, आने चाहिए। मैं पूछने वाला हूँ अगर आप लोगों ने नहीं पूछे तो।
सर पढ़ रहे हैं अभी। सर ये आपने कार्ब्स 50 to 60% ऑफ टोटल एनर्जी क्यों इसमें? 50 to 60% नॉर्मल रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है। अगर एक पेशेंट है उसका डायबिटिक पेशेंट के लिए? नहीं, नॉर्मल पेशेंट के लिए जो वो ठीक है, रिकमेंड मुझे किए लगा जाते शायद हैं डायबिटिक 50 का to है। 60, लेकिन ये ओके डायबिटिक के भी है। अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल रेंजेस में है तो हम उसे इतने दे सकते हैं, सेफ है। ओके। सर जो लास्ट वाले न्यूट्रिएंट्स हैं इनका जरा रोल बताएं, इनका रोल क्या है? जी बिल्कुल, मैं यही क्वेश्चन चाह रहा था कि मुझसे ये पूछा जाए। मूफा एंड पूफा। पूफा को मुझे बताएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। Anyone remembers chemistry from first year or second year? सर अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो पॉली में जो है वो 2 से ज्यादा और मोनो में एक डबल बॉन्ड होगा और पॉली में 2 या 2 से ज्यादा। पॉली में मोर देन 2 होते हैं, ठीक है, और मोनो में सिंगल होता है। जी, ये इजीली ब्रेकेबल नहीं होते, ठीक है, मूफा एंड पूफा जितने भी है, ठीक है। इनका जो रोल है, ये हमारे जो एलडीएल लेवल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, एचडीएल लेवल्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये हमारे डिसलिपिडीमिया से बचा रहे होते हैं और सीवीडीज को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। सर ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलेनिक एसिड्स ये भी इसी में आते हैं। जी, ओमेगा 3 इकोसा पेंटा हेक्सा इनोइक एसिड और इकोसा पेंटा इनोइक एसिड और डिकोसा हेक्सा इनोइक एसिड, ये भी इसी में आते हैं। ईपी और डीएचए, ओमेगा 3, लिनोलिक एसिड, ये सारे इसी में आ रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन एंड डायबिटीज की। जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प कर रहा होता है और हाइपोग्लाइसीमिया से भी प्रिवेंट कर रहा होता है ये, और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद एनर्जी भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है कि जो पेशेंट है वो हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाता और एनर्जी प्रोविजन रहती है पेशेंट को। हाई प्रोटीन डाइट्स जो है वो नहीं रिकमेंड की जाती, तो मुझे बताए हाई प्रोटीन डाइट्स जो रिकमेंड क्यों नहीं की जाती? किडनी को अफेक्ट करती है। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है। और मैं एक लॉजिकल बात चाह रहा हूँ, लॉजिक दे मुझे इसमें। इसमें नहीं लिखा हुआ, पढ़े ना, मुझे लॉजिक दिमाग चलाएं अपने। हमें पता है जो हमारी प्रोटीन्स है वो वाटर रिटेंशन करवा रही होती है, ठीक है। अगर ब्लड की प्रोटीन लेवल्स डिक्रीज हो जाए तो हमें एसआईटीज का इशू आ जाता है, ठीक है। और अगर हम हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वाटर की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हाई प्रोटीन डाइट वाटर वाटर बाइंड करवाती है अपने साथ, प्रोटीन वाटर रिटेन करवाती है, ठीक है। ये भी एक रीजन है कि हम हाई प्रोटीन डाइट कभी भी नहीं रिकमेंड करते फॉर वेट लॉस और फॉर एनी पर्पस। इसके बाद हम बात करते हैं डाइटरी फैट की। फैट इज आल्सो नेसेसरी फॉर आवर normal functioning. It also helpful for the absorption of fat soluble vitamins and also use cushioning effect, also provides cushioning effect and also use as lubricant between joints and is also present in the body as a store of energy stores, ठीक है। इसका 7% टोटल कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए, लेस देन 200 मिलीग्राम पर डे कोलेस्ट्रॉल पेशेंट कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। एग यॉक में होता है, मिल्क में होता है, मीट में से जा रहा होता है, ठीक है। ट्रांस फैटी एसिड्स को जी जी सर अगर फिश ना हो तो उसकी जगह पे हम किसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर चिकन चिकन ठीक ठीक। इसके बाद हम देख रहे हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, उसके इनटेक को मिनिमाइज करना,
इनटेक को इंक्रीज करते हैं। सिस और ट्रांस बेसिकली पोजीशनिंग का फर्क होता है, सिर्फ फैटी एसिड्स के पोजीशन का हाइड्रोजन बॉन्ड्स के। फिर कुछ सर्विंग साइज लिखी है पर वीक फिश की। इसके बाद कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की। पहले तो मुझे बताएं कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। में ये होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो अगर हम इंसुलिन यहाँ पे सर हमारे पास है। डाइट और एक्सरसाइज प्लान करेंगे और साथ इंसुलिन ऐड होगी। जी बिल्कुल। विशा साकिब आप बताएं। विशा साकिब, कैन यू हेयर मी? ओके ओके, उनका कोई टेक्निकल इशू आ रहा है इस वजह से वो, चलो ठीक है हम आगे चलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में सबसे पहले हम इंसुलिन की जो डोज है उसे फिक्स करते हैं। ठीक है, फिक्स डोज ही वो रिकमेंड की जाती है कि बार बार फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए डोज। उससे हमारी जितनी, क्योंकि इंसुलिन सिर्फ ग्लाइसीमिया को ही नहीं कंट्रोल करती, वो और भी बहुत सारे फंक्शन को प्रमोट कर रही होती है, एंड्रोजन लेवल्स को रेगुलेट कर रही होती है। ठीक है, और फिर से वही एक्सरसाइज को प्लान और वो सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स सारे काउंट करने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की जो स्ट्रेटजीज है वो टाइप 1 से थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंकरेज वेट लॉस। अब जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में वेट लूज हो रहा होता है और टाइप 2 में वेट गेन हो रहा होता है। ठीक है, इसकी रीजन है ये मैं आपसे एंड पे पूछूंगा। अभी मुझसे कोई क्वेश्चन ना करेगा सर ये ऐसा क्यों होता है, ये मैंने अब एंड पे आपसे पूछनी है। अगर कोई नहीं बताएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तब तक सोच के रखें अपने आंसर्स। उसके बाद मॉडरेट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की कैलोरीज कितनी रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, 250 से 500 किलो कैलोरीज पर डे और इससे भी कम हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट इनटेक को जो प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट थ्रू आउट द डे, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। आल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम पॉलीफेजिया एंड आल्सो हेल्प इन टू मेंटेन hypoglycemia. Decrease fat intake, encourage physical activity, monitor blood glucose and add medication if needed. इसके बाद हम बात करते हैं डायबिटीज के मील प्लान की। डायबिटीज का जो मील प्लान है वो पेशेंट की करंट ईटिंग हैबिट पे डिपेंड करना चाहिए, जो वो मेडिकेशन खा रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसका जो वेट स्टेटस है कि वो आइदर वो ओबीज है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, और गोल्स भी देखे जाते हैं कि क्या हमारे पास जो पेशेंट आया वो 1-2 किलो वजन कम करना चाह रहा है, 20-25 किलो का वजन कम करना चाह रहा है। ठीक है, उसकी काउंसलिंग भी मैटर करती है कि हम उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। सर ऐसा भी हो सकता है जो टाइप 2 का जो पेशेंट है वो वेट जी गेन भी चाह रहा हो। हाँ, पॉसिबल है। ओके, ये तो एंड पे मैं पूछूंगा ना कैसे वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है, वो तो एंड की बात है। फिर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर उधर ही कर दूंगा, आप मुझे याद करवा देना, ये उसी से रिलेटेड है। इसकी जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज की वो हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ये जो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये तो पता है ना आप सबको कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को हम हाइपोग्लाइसीमिया कह रहे होते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है इंसुलिन थेरेपी के, यानी कि टाइप 1 के लोगों में अक्सर देखा जाता है, या ओवरडोज किसी भी मेडिकेशन की हाइपोग्लाइसीमिया काज कर देती है। ठीक है, और
कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है इफ नॉट ट्रीटेड अर्लियर। सर फूड भी है सर, कोई फूड भी ऐसी है कि जिसकी हम बहुत ज्यादा ओवर इनटेक कर लें और उसके बाद भी हमें ये हो जाए, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया का मसला? मैंने तो अभी तक कोई भी नहीं सुना ऐसा फूड। अच्छा। मैंने नहीं सुना इस तरह का। सर कल एक पार्टिसिपेंट था जिसने आपसे पूछा भी था कि वो हाइपोग्लाइसीमिया का एक पेशेंट था खुद, तो आपने उसका केस भी डिस्कस करने के बारे में कहा था कि आज डिस्कस करेंगे। जी जी जी, आज डिस्कस करेंगे। अगर वो इधर प्रेजेंट हैं तो हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। जी सर प्रेजेंट। जी जी इंशाल्लाह याद एंड में करवाना, हम आपको ओके सर। डिस्कस करेंगे। और ए लेवल जो होता है वो 60 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कार्बोहाइड्रेट इंजेक्शन इतना मेंटेन रहना चाहिए फास्टिंग में एटलीस्ट। ठीक है, 60 से 160, 80 से 160, मुख्तलिफ लैब, मुख्तलिफ रिसर्चेस, मुख्तलिफ टेक्निक्स के जो लेवल है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज को, जो इसका ट्रीटमेंट है वो देख रहे होते हैं कि हम ग्लूकोज को इंजेस्ट करते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज ले रहे हैं कि वो फूड ले रहे हैं जो ग्लूकोज हाई है। ठीक है, प्रोटीन डजंट हेल्प इन दिस ट्रीटमेंट, व्हाई? Answer me why. सर लो ग्लूकोज है तो वो इस वजह से। बोले बोले, मैं आपको सुनना ही चाह रहा हूँ। कुछ गलत कहेंगी कोई बात नहीं, करेक्शन कर दी जाएगी। क्योंकि बच्चे जो प्रोटीन है ना उसकी कंपोजिशन में कहीं पे भी ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो रही होती है ब्लड में। ठीक है, प्रोटीन से ग्लूकोज सिंथेसाइज हो जाता है लेकिन उसमें बहुत सारे साइकिल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर जाके ये कन्वर्ट होगी। हर फूड का स्टेइंग टाइम होता है, वो सारा मैटर करता है। पेशेंट को अभी ग्लूकोज चाहिए, वो पेशेंट को 3-4 घंटे बाद मिल रहा है तो क्या फायदा? पेशेंट अगर बचा ही ना तो ग्लूकोज देने का क्या फायदा? इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बाद की डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जी जी बोले। सर ये हम हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए 15-15 रूल क्यों नहीं यूज कर रहे इसमें? 15-15 क्या चीज? 15-15 रूल जो यूज करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए। आप मुझे बताएंगी वो रूल क्या होता है? मतलब इसका मतलब यह है कि बेसिकली इसको 15-15 रूल कहा जाता है कि जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हम उस टाइम पे एक ऐसा फूड प्रोवाइड करते हैं जो कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे कि हाफ कप ये सॉफ्ट ड्रिंक आ जाती है, हाफ कप फ्रूट जूस आ जाता है, या 3 टीस्पून हनी, शुगर वाटर में। तो अगर तो ये 15 से 20 मिनट तक ये हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बेटर हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो दोबारा एक मरतबा ये रूल अप्लाई करते हैं। अगर हो जाती है तो जी, फिर उसको उधर की ये रोक मेरी देते बात हैं। सुने। ये जो 15 वाला जो रूल है इसमें जी ऐसा होता है कि पेशेंट को जो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट है, इसका मतलब है कि वो पेशेंट डायबिटिक है। ठीक है, अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है इसका मतलब वो डायबिटिक है। उसके जो या तो वो हाइपर इंसुलिनीमिया का काज हो गया, या ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन या अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन हो गई है। ठीक है, जी ग्लूकागोन प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, इंसुलिन हाइपर सिक्रीट हो रही है। इसलिए हम अगर 15 ग्राम से ज्यादा देंगे तो पॉसिबल है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। जी ठीक है, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम 15 ग्राम का रूल यूज कर रहे होते हैं कि 15 ग्राम सेफ है। जी ठीक। सॉरी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जी कल भी हमने डिस्कस किया था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और ये मैंने एक पेशेंट लाइव भी देखा हुआ DKA का, और पेशेंट कोमा में होता है ये वाला। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या चीज है?
सर इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता है कि पेशेंट जो है ना वो खुद से इंसुलिन लगाता है और नतीजतन तौर पे जो है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया में जो है ना वो पेशेंट चला जाता है। नहीं, तो ऐसा नहीं होता। उसमें मैंने कल बताया भी था, याद करें। सर शुगर का लेवल शूट कर जाता है जिसकी वजह नहीं, से लिपिड की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। सर जो शुगर, फैट कीटोन कीटोन्स बॉडीज का जो बनती हैं उन जी कीटोन बॉडीज बन रही कीटोन होती बॉडीज है। बन रही होती हैं। ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है लेकिन सेल्स स्टार्विंग है, और जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्स सिग्नल दे रहे होते हैं ब्रेन को कि हम लोग भूखे हैं। इसलिए जो ब्रेन है वो फैट की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। फैट एक कीटोन बॉडी है, इसकी वजह से कीटोन्स ब्लड में आ जाते हैं और पीएच लो होने जाती है और कीटोएसिडोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर डायबिटीज की वजह से हो तो हम इसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कह रहे होते हैं। सर इसके डायबिटिक बाद हम कॉमा यही होता है। डायबिटिक कॉमा होता है कि आप हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो आपका ब्रेन है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपका जीसीएस पॉइंट 5 से नहीं 6, 5 या 4 पे चले गए आपके जीसीएस पॉइंट 15 में से, तो तब हम उसे डायबिटिक कॉमा कह रहे हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस may leads to diabetic coma but it's not a diabetic coma। इसके बाद हम बात करते हैं रेटिनोपैथी की। रेटिनोपैथी की भी हमने कल डिस्कशन की थी कि जो हमारा रेटिना है वो भी इफेक्ट हो रहा होता है हाई ग्लूकोज लेवल से, ठीक है, और ये ब्लाइंडनेस भी काज कर देता है। और जो इसका एज ग्रुप है वो 20 से 74 ईयर्स जो लोग हैं उनमें मोस्ट प्रेवलेंट है। इनको जो आफ्टर 20 years of diabetes mellitus, nearly all patients with type 1 and less than 60% of type 2 have some retinopathy। अब जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है के जो पेशेंट है उनमें मोस्टली अकर जो डिजीज है वो रेटिनोपैथी है, और टाइप 2 के जो है उनमें ये कम देखी जाती है। कोई मुझे बताएगा इसकी रीजन? बड़ी एक सॉलिड रीजन है। सर जीन्स। नहीं बच्चे, जीन्स नहीं है, ये सीधा सीधा इंसुलिन के रिलेटेड है। सोचे जरा। इसमें हम क्योंकि सर जो जी जी बोले। जो सर टाइप टाइप 1 के हैं, क्योंकि वो इंसुलिन पर होते हैं इस वजह से उनमें ज्यादा चांस है। और जो टाइप 2 के हैं जी उनको क्या होता है? उनमें सर क्योंकि वो जो है मेडिसिन के जरिए क्योर हो जाते हैं या मेडिसिन पे चल रहे होते हैं, तो इसलिए उनका कम हो जाता है। जी ये मेरी बात सुनो। इसमें होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है इसके अंदर हमारे जो इंसुलिन हमारी बॉडी को प्रोवाइड की जाती है वो दिन में 2 दफा की जा रही है, ठीक है। एक सुबह टाइम दी जा रही है, ये शाम को दी जा रही है, एक लिमिटेड अमाउंट में। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमारी बॉडी किसी भी चीज को लिमिटेड अमाउंट में देखती है वो उसकी यूज हो जाती है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी इंटरनेट इश्यूज की वजह से ना मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, और अभी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप सबको यहाँ तक समझ आ गई? जी बच्चे बोले, सर समझ आप आ जो गई है? लास्ट आप जो सर लास्ट बोल रहे थे वो रिपीट करते हैं। जी मैं कहाँ पे था? सर आप बता रहे थे इंसुलिन के मतलब ये रेटिनोपैथी के चांसेस टाइप 1 और टाइप 2 में डिफर क्यों करते हैं? हाँ, टाइप 1 में ये होता है कि बॉडी में सिर्फ दिन में 2 दफा जा रही है इंसुलिन, और बॉडी यूज टू हो जाती है, उसको इतना स्वेयर रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में रह रहा होता है, और उसके जो पेशेंट है उनका जो ग्लाइसीमिक इंडेंट है वो 200 से ऊपर ही रह रहा होता है, ठीक है। डॉक्टर उसे 200 को नॉर्मल कंसिडर कर रहे हैं, डॉक्टर तो उसे कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो उसे नॉर्मल नहीं कंसिडर कर रही होती। और जो है हमारे टाइप 2 वाले, इनको तो इनकी बॉडी तो खुद भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, अगर ये थोड़ी सी फिजिकल एक्सर्शन करें तो इनके जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन की टुवर्ड वो इम्प्रूव हो जाती है, और जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं वो मेंटेन होने लग पड़ते हैं। आज का लेक्चर बोर तो नहीं कर रहा आप लोगों को? इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है ना थोड़ा? नो सर। इसके बाद हम नो बात करते सर। हैं नेफ्रोपैथी की हम बात करते हैं। नेफ्रोपैथी में मैंने ये नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी। अब मुझे ये बताओ नेफ्रोपैथी क्या होती है? सर किडनी प्रॉब्लम्स जो है डायबिटीज की वजह से इंड्यूस होती हैं। बिल्कुल, किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो डायबिटीज की वजह से इंड्यूस हो रही होती है। हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है कैपिलरीज की वो खराब हो रही होती है। हमारी कितनी भी ये जो होते हैं हमारे जितने भी ग्लोमेरुलस में वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस होते हैं उसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो ग्लूकोज की एक्युमुलेशन की वजह से वीक हो रही होती है, और इस वजह से वो सारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। वहाँ पे नेफ्राइटिस और नेफ्रोपैथी का इशू आ रहा होता है। इसके बाद है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मींस जो हमारी नर्व्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं ग्लूकोज की वजह से। जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारे नर्व एंडिंग को डिस्टर्ब कर रहा होता है। हमारी जो जितनी भी सेंसिटिविटी है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, नमनेस काज हो रही होती है, मेमोरी का इशू आ रहा होता है, और बहुत ज्यादा इश्यूज जो कि मोस्ट ऑफ देम मैंने इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है इधर स्लाइड में, वो सारे आ रहे होते हैं इसमें। पेरिफेरल में अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, नर्व्स दैट कंट्रोल सेंसेशन इन फीट एंड हैंड। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी पेरिफेरीज है उनमें आपका जो नमनेस है वो खराब हो रही थी। और ऑटोनॉमिक इफेक्ट में आपकी जीआई की जो कल गैस्ट्रोपैरालिसिस पढ़ा था हम लोगों ने, वो आगे भी है इसमें कि वो जीआई को इफेक्ट कर रहा होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये भी इफेक्ट हो रहा होता है क्योंकि ये भी नर्व रेगुलेट कर रही होती है। सेक्सुअल डिसफंक्शन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मैन विद डायबिटीज। इसके बाद गैस्ट्रोपैरेसिस, ये वही डिलेड और इरेगुलर कंट्रैक्शन ऑफ द स्टमक की इरेगुलर कंट्रैक्शन है, डिलेड चर्निंग का प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं हो रहा होता, इसकी वजह से ब्लॉटिंग, नाउसिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ये भी हो रहा होता है, और ये सारा कुछ ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से हो रहा होता है। सर पीछे जो सर बाद में बताया वो माइक नहीं था ऑन मेरा, वो पूछना था इससे बैक साइड पे सेक्सुअल डिसफंक्शन में जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है इसकी सर रीजन क्या होती है, यानी कैसे होता है ये डायबिटीज पेशेंट का, यानी एक्चुअली?
जो आपकी जो पिनाइल नर्व्स होती हैं, पुडेंडल नर्व्स, जी जो कि नंबर जी नंबर 5 से निकल रही होती हैं, वो ग्लूकोज की एक्यूमुलेशन की वजह से उनकी सेंसेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, ये बिल्कुल इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से ओके आपके जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन काज हो रही है। ओके इसके बाद हम देखते हैं इंसुलिन। अब हम फार्माकोपैथी पे आ रहे हैं। इंसुलिन जो है हमारा कोई मुझे बताएगा इंसुलिन की टाइप्स कौन कौन सी और इंसुलिन करता है क्या बॉडी में? सर हार्मोन हार्मोन तो जाहिर सी बात है ये है, तो इसकी टाइप्स होता है जैसे कि रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, ये सारी होती है। पता है किसी को? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इंसुलिन प्रमोट्स एनाबॉलिज्म। तो मुझे बताया कि एनाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। सर कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन होती है और एनाबोलिज्म नहीं, कैटाबोलिज्म में की टाइप्स है, एक तरह का। प्रमोट कर रही होती है इनसाइड द लिवर। किसका माइक आ रहा था? जरा एक बार जी आप दोबारा अभी। रिपीट कर दें, वो सब सर आपकी आपकी आवाज नहीं आवाज आई। का इश्यू आ रहा है काफी। अच्छा मेरी बात सुनेंगे। जो इंसुलिन है वो हमारी एनाबॉलिज्म को प्रमोट कर रहा है। एनाबॉलिज्म मींस ज्वाइनिंग ऑफ द टू स्मॉलर molecules to make a larger one, और कैटाबॉलिज्म होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द वन लार्जर वन टू टू स्मॉलर। ठीक है, ये दोनों मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हैं। इनहिबिट कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन। की इंसुलिन जो है ये अपटेक को प्रमोट कर रहा होता है कि ब्लड में से ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा होता है, वहां पे जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस और फैटी एसिड की फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एसिटाइल कोए का। इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन मोस्ट टिश्यूज कैन नॉट यूज ग्लूकोज। जो इंसुलिन की वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज पड़ा है वो तो सेल ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस के लिए। इसके बाद इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन है। एक इंसुलिन लगाई कहाँ पे जाती है? ये खाई तो बिल्कुल नहीं जाती ऑरली, क्योंकि ये डिग्रेड हो जाएगी हमारे जीआई में, पेप्सिन इसे तोड़ देगा, क्योंकि ये प्रोटीन है। इंसुलिन एक हार्मोन है और आल्सो प्रोटीन आल्सो। ये सबक्यूटेनियस इंजेक्ट की जाती है और इमरजेंसी में आईवी भी लगाई जाती है। आईवी मीन इन द वेन, सबक्यूटेनियस beneath the skin, not in muscle, beneath the skin, cutaneous के नीचे। इंसुलिन प्रिपरेशन में हम देखते हैं रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग में इंस्टेंट इफेक्ट दे रहे होते हैं। अगर किसी बंदे का ग्लूकोज लेवल हाई है और हमने उसे हॉस्पिटलाइज किया, वो फौरन से नीचे लाना, तो हम उसे रैपिड एक्टिंग देंगे जो जल्दी जल्दी उसे हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ ले आएगा। उसके बाद है इंटरमीडिएट एक्टिंग। ये दिन में एक दफा भी लगती है और दो दफा भी लगती है। इसका इफेक्ट रैपिड एक्टिंग से थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग से थोड़ा ये जल्दी इफेक्ट दिखाती है, रैपिड एक्टिंग से स्लो होता है। इसका भी कोई पीक पॉइंट नहीं होता कि इस पॉइंट पे आपको या तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा या आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, लेकिन इसका पीक पॉइंट नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता असर करती रहती है। और लॉन्ग एक्टिंग तो पूरे दिन में एक दफा ही एडमिनिस्टर की जाती है और ये मोस्टली ओल्डर एजेस में रिकमेंड की जाती है कि तब जो हमारी ऑरल इनटेक है वो भी कंप्रोमाइज हुई होती है और जो जितने भी हमारे इश्यूज हैं वो सारे साथ साथ एल्डर एजेस में देखे जा रहे होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग लगाई जाती है, क्योंकि सारा दिन उनको आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन प्रोवाइड होती जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इफेक्ट दिखाती जाए। इंसुलिन कॉम्बिनेशन में भी यूज हो रही होती है कि सम टाइम अगर एक पेशेंट को दिन में रैपिड एक्टिंग लग रही है या इंटरमीडिएट एक्टिंग लग रही है और रात टाइम से लॉन्ग एक्टिंग भी सम टाइम कॉम्बिनेशन भी यूज किए जाते हैं।
इसके बाद है एंटी डायबिटिक एजेंट्स जो कि ऑरली यूज किए जाते हैं। इंसुलिन सिक्रेटिक्स जो इंसुलिन की सिक्रीशन को प्रमोट कर रहे हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेटर कर रहे होते हैं। और ये दो कुछ और टाइप है, ये सारी हम देख रहे होते हैं इसमें। ये सिर्फ जो मेन दो हैं वो सबसे पहले ही दो यूज की जाती है पाकिस्तान में मोस्ट वाइडली। इसके बाद जो बाकी ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स और पेप्टिडाइल डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर, ये पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इनका इफेक्ट जो है वो डिलेड होता है, इसलिए हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते। पाकिस्तानी कॉम में है, इनको जल्दी जल्दी चाहिए। सल्फोनाइल यूरियाज promotes insulin release from the beta cells, ठीक है। और ये मेटफॉर्मिन के साथ सल्फोनाइल यूरिया एक साल्ट में यूज होता है, ठीक है। ये एक सेकंड जनरेशन ड्रग है और प्राइमरी ड्रग जो कि आजकल यूज की जाती है सेकंड जनरेशन है। प्राइमरी ड्रग है लेकिन है सेकंड जनरेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम इसका देखें तो ये इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कर रहा था फ्रॉम द बीटा सेल्स और हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है और पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहा होता है। इसके बाद देखते हैं ग्लाइनाइड्स। ग्लाइनाइड्स में रेपाग्लाइनाइड और नेटाग्लाइनाइड, ये दो उसकी एक जेनेरिक है आगे, एक मेन क्लास की दो जेनेरिक है आगे। ये भी सल्फोनाइल यूरियाज की तरह बीटा सेल्स को प्रमोट करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन के लिए। और पेरिफेरल पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज रेगुलेटर है ये वाले, और इंसुलिन की रिलीज को प्रमोट करते हैं आफ्टर द मील। बिफोर द मील कुछ कर रहे होते हैं, कुछ आफ्टर द मील रिलीज को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके बाद है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स में मैंने आपको बताया था बिग्वानाइड्स और थायाजोला, थायाजोलिपिनोन्स, इस तरह का ये यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारे जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है इसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। बिग्वानाइड्स में मोस्ट कॉमनली मोस्ट प्रेफरेबली यूज्ड ड्रग मेटफॉर्मिन। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एवरी डॉक्टर इज मेटफॉर्मिन। ग्लूकोफेज सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है। ग्लूकोफेज तो वेट लॉस में भी दी जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान जीडीएम प्रिवेंट करने के लिए भी ग्लूकोफेज रिकमेंड की जाती है। इंसुलिन प्रमोशन को, इंसुलिन सिक्रीशन को प्रमोट नहीं करती लेकिन उसकी सेंसिटिविटी को बेटर कर रही होती है। ग्लिटाजोन्स इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की तरह यूज हो रहे हैं। इंसुलिन को अपने एक्शन के लिए जरूरत होती है। इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्शन, इनके एक्शन के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। अगर आपका जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा तो इसलिए हम इंसुलिन सिक्रीटर्स जो हमने पहले पढ़े वो इसके साथ कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं। डू नॉट प्रमोट इंसुलिन रिलीज, भी इटसेल्फ इंसुलिन रिलीज को प्रमोट नहीं करती लेकिन इसकी वर्किंग के लिए इसे इंसुलिन चाहिए होती है। हाइपर इंसुलिनीमिया इज नॉट ए रिस्क, क्या हाइपर इंसुलिनीमिया ये कॉज नहीं करेगी, कहीं इंसुलिन की सिक्रीशन को प्रमोट ही नहीं करती। ये ट्रोग्लाटाजोन जो है ये विथड्रॉन आफ्टर डेथ फ्रॉम हेपेटोटॉक्सिसिटी, अगर एक बंदे की डेथ हो गई हेपेटोटॉक्सिसिटी की वजह से तो ये जो सिक्रीट होती है आफ्टर उसकी डेथ की और ये वहां से विथड्रॉ की जाती है। और ये आगे कुछ इनके ब्रांड नेम्स और जेनेरिक मेंशन। ये आज के लेक्चर में कुछ चीज पूछने वाली है, मुझे बता देंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने स्टार्टिंग की स्लाइड्स थी उसमें एक था वो पोर्शन कंट्रोल करने के लिए वो जो कुछ पिक्चर्स थी कि फुल हैंड और वो फुल कप और थंब, जी ये सारी चीजें। तो ये जी तो अगर हम जो है अपनी हैंड फुल देते हैं तो वो 1 कप एग्जैक्टली वो नहीं बनता जो हमें मेजरिंग कप्स अवेलेबल हैं। तो क्या ये जो गाइड है ये हम डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज करेंगे? क्योंकि एक अगर हम हैंडफुल लेते हैं तो जो मेजरिंग कप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो वो उसके बराबर इक्वल नहीं हो पाता, मेजरिंग कप बड़ा है उससे थोड़ा।
आप कुछ भी हाथ में लेंगे उसका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंशिएट करता है। ये कोई भी आइडियल नहीं है, ये एक एज ए टेक्निक यूज हो रही है बस, और कुछ नहीं है, एक सिर्फ टेक्निक है, एक अप्रोच है जो कि यूज की जाती है, एग्जैक्ट नहीं है। ओके सर। जी सर जो आपने एंड पे सर बताया ग्लूकोफेज का कि इसको वेट लॉस में यूज कर रहे होते हैं, तो सर इसका वेट लॉस में यानी इसके कैसे रोल होता है इसका, ग्लूकोफेज का क्या करती वेट है लॉस ये? में इस तरह होता है कि आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी से बेटर करेगी, आपके ब्लड में से जो ग्लूकोज है आपके सेल की तरफ जाएगा, आपका सेल ब्रेन को सिग्नल देगा कि भाई अब हमें भूख नहीं लगी हुई, आपका ब्रेन जो है वो जल्दी की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा और आप खाना खाना बंद कर देंगे। ओके सर। जी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे क्वेश्चन भूल गया, बताया मुझे क्या सुनना था आपको एंड में। वेट लॉस या वेट गेन से रिलेटेड था, डायबिटीज में शायद। जी सर, टाइप 1 में और टाइप 2 का टाइप जो 1 में वेट वेट गेन। लूज क्यों होता है और टाइप 2 में वेट गेन, जी बताएं मुझे। सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। टाइप 1 में आपका वेट लूज हो रहा होता है, टाइप 2 में आपका वेट गेन हो रहा होता है, वजह। सर जो टाइप सर 2 है इंसुलिन उसमें क्यों जो है? है वो इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन इंसुलिन मतलब जो रेजिस्टेंस। ग्लूकोज ब्लड में जो है वो ज्यादा होता है, और वो जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। समहाउ ये रिलेटेड है, लेकिन जो इसका आंसर है वो ये है कि जब हम टाइप 1 की बात करते हैं हमारी बॉडी में वही बात है कि सारे दिन में 2 दफा इंसुलिन जा रही है, ठीक है, सारा दिन हमारे सेल्स स्टार्व करते हैं, सिर्फ 2 दफा उनको खाना मिलता है, और वो बार बार ब्रेन को सिग्नल दे रहे होते हैं कि भाई हमें भूख लगी हुई है, और ब्रेन फैट की ब्रेक डाउन को प्रमोट कर रहा है सारा दिन, सारा दिन फैट टूट रही है, दिन में सिर्फ 6 या 7 घंटे फैट की ब्रेक डाउन रुकी हुई है, बाकी सारा दिन फैट ब्रेक डाउन हो रही है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द स्टार्विंग सेल। और जो हमारी टाइप 2 है इसके अंदर जो हमारे इंसुलिन है वो तो बन रही होती है, और वो लिवर के साथ जाके अटैच होती है, और लिवर जो है हमारा वो फैटी एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट करता रहता है साथ साथ, क्योंकि बन तो रही है बेशक थोड़ी अमाउंट में। समझ आ गई इस बात की? सर ये मतलब जरूरी तो नहीं है कि टाइप 2 में वेट गेन ही होगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जी डायबिटीज जरूरी है नहीं है, डायग्नोज हुई है। कोई भी जी हार्ड टू फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे हाँ ही जी। होगा, लेकिन इन द केस कि अगर ऐसे होता है तो इसकी रीजन ये है, जी कुछ ठीक है। लोगों में जो उसका लिवर है वो भी फैट की सिंथेसिस को प्रमोट नहीं कर रहा होता, इस वजह से भी हमारा जो है ब्रेक डाउन वो हो रही होती है। जी ठीक है, आज अभी तक कोई चीज पूछनी है मुझसे पूछ सकते हैं। सर जो इसका रेटिनोपैथी में इसका सर ग्लूकोमा के साथ भी कोई यानी है डायबिटीज का कोई लिंक? दोबारा पूछे क्वेश्चन। सर डायबिटीज का ग्लूकोमा के पेशेंट के लिए कोई इशू बनता है, जो ग्लूकोमा का पेशेंट हो उसका, जी जी अगर वो बिल्कुल, डायबिटीज में भी हो? ग्लूकोमा जो है वो तो एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज, ये एक्यूमुलेशन जो होती है ग्लूकोज की हमारे रेटिना के ऊपर, ये डायबिटीज के पेशेंट एक्सेसिव, अगर बंदा बहुत ज्यादा देर तक हाइपरग्लाइसीमिया में है तो वो जो उसका ग्लूकोज है वो एक्यूमुलेट्स होना शुरू हो जाएगा हमारे नर्व एंड के ऊपर और हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में।
जी किसी और का कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर से एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। और आपके साथ जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।